सब्जेक्ट सोशल साइंस में आज आपको 10वें नंबर का जो चैप्टर है भारत में कृषि, उसमें हम फर्स्ट भाग में अब पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे वो आज हम जानेंगे। जिसमें हम नकदी फसल के बारे में जानेंगे और इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो क्लियर करके इस चैप्टर को आज पूरा करेंगे। तो आइए हम जानते हैं नकदी फसल। तो नकदी फसल में जो पहली है वो है कपास। तो कपास जो है वो खरीफ फसल है। भारत एवं गुजरात में नकदी फसल के रूप में कपास का मुख्य स्थान है। विश्व स्तर पर कपास के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात में दूसरे स्थान पर माना गया है, जिसमें कपास के पौधे में से रुई का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। तो मतलब जो कपास है उसमें से रुई निकाली जाती है, यानी रुई का उत्पादन किया जाता है। जो ये रुई है वो भारत में सफ़ेद सोने के रूप में पहचानी जाती है। तो उपरांत इसके अलावा बताया जाता है कि कपास का तेल खाद्य तेल के रूप में एवं कपास की खली दुधारू या पशुओं के आहार के रूप में उपयोगी है। कपास को लंबे समय तक नमी का संग्रह करके ऐसी लावा और काली एवं खनिज द्रव्य वाली जो जमीन है, गर्म एवं नमी युक्त जो जलवायु है, जहाँ पे 20 से 35 डिग्री सेल्सियस जो तापमान, इसके अलावा 30 से 70 सेमी वाली वर्षा अनुकूलन मानी गई है कपास की खेती करने के लिए। कपास की फसल का जो समय है उसका अंतराल 6 से 8 महीने का होता है, यानी कह सकते हैं कपास की फसल जो है वो 6 से 8 महीने के समय में होती है। हिम से कपास की फसल को नुकसान होता है। तो हिम अर्थात जो हिम वर्षा होती है ना, जिसमें बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो इस प्रकार की जो हिम होती है तो उससे कह सकते हैं कि हिम है, हिम से वर्षा और जो कपास की फसल है उसको नुकसान पहुंचता है। जिसमें भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एवं ओडिशा, ये जो प्रदेश हैं इनमें मुख्य रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है। जहां पर गुजरात के किसानों में वीटी कपास के बीजों को अपनाया गया है। इसकी जो बुवाई क्षेत्र है वहाँ कुल उत्पादन तथा इसकी गुणवत्ता में गुजरात राज्य जो है वो समग्र देशों में प्रथम स्थान पे माना गया। यानी ये कह सकते हैं कि सभी राज्यों में गुजरात है वो प्रथम नंबर पे आया गया है इसकी बुवाई और इसके उत्पादन और की गुणवत्ता में। गुजरात में सुरेंद्रनगर है, राजकोट है, फिर वडोदरा, अहमदाबाद, बनासकांठा, महेसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली और भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर, ये सभी जो जिले हैं यहाँ पर कपास का बहुत ही अधिक उत्पादन किया जाता है। नकदी फसल में देखा जाए तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है गन्ना। तो गन्ना जो है वो भारत की मुख्य फसल मानी गई है। जहां बुआई की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन और इसकी बुआई भारत में होती है। गुजरात में ब्राज़ील के बाद भारत जो है वो भारत का क्रम आता है, यानी ये कह सकते हैं कि उत्पादन के मामले में सबसे पहले ब्राज़ील है और ब्राज़ील के बाद भारत है, जिसमें गन्ने की सबसे अधिक बुआई और उत्पादन किया जाता है। गन्ने से हम सभी जानते हैं कि गन्ने में से चीनी है, गुड़ है, खांडसरी है या इथेनॉल बनता है। गन्ने की फसल के लिए लावा की और नदियों की काफ वाली जो उपजाऊ जमीन होती है, इसके अलावा गर्म और नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यहाँ पर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले विस्तारों में सिंचाई के द्वारा ये फसल को लिया जा सकता है, जिसमें भारत में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर गन्ने को उगने वाले मुख्य रूप से ये राज्य माने गए हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात में जो गन्ना है उसका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। गन्ने की बुवाई में उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम नंबर पर माना गया, यानी अग्रसर, यानी सबसे आगे है उत्तर प्रदेश में, यानी गन्ने का सबसे अधिक और सबसे आगे सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। परंतु चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम नंबर पर बताया गया है, जिसमें गुजरात में दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र में गन्ना अधिक होता है। फिर हम जानेंगे पटसन के बारे में।
तो पटसन के उत्पादन में भारत वर्तमान में प्रथम क्रम पर है, यानी वर्तमान यानी अभी का जो समय चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो चलते हुए वर्तमान यानी में भारत प्रथम नंबर पर बताया गया है, जिसमें पटसन के रेशों को गोल्डन फाइबर कहते हैं। पटसन से टाट बनाया जाता है, बोरा तैयार किया जाता है, कालीन है, रस्सी है, थैलियाँ, चप्पलें, हस्तकला कारीगर के जो नमूने तैयार किए जाते हैं ये सब पटसन के द्वारा किए जाते हैं। पटसन उद्योग में भारत की जो बंगाल देश के सस्ते श्रम में स्पर्धा है, तो यहाँ बताएगी कि जो उद्योग के जरिए देखा जाए तो भारत की जो बंगाल देश है, तो बंगाल देश में ये सस्ते श्रम यानी कि कम यानी सस्ते यानी सस्ते श्रम अर्थात कम मेहनत वाले रूप में देखा गया है। पटसन की फसल को नदियों के मुख्य त्रिकोण जो प्रदेश होते हैं, त्रिकोण प्रदेश होते हैं वहाँ पर जहाँ हर नया एक काप बिछता है, ऐसी उपजाऊ जमीन और गर्म और नमी युक्त वाली जलवायु का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेमी से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है पटसन के लिए। भारत में पश्चिम बंगाल में गंगा के मुख्य त्रिकोण का प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा एवं उत्तर प्रदेश में पटसन का उपयोग अधिक देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा तंबाकू। तो तंबाकू जो है वो भी एक खरीफ फसल है। तंबाकू की फसल के लिए रेतीली और दोमट मिट्टी वाली ज़मीन का उत्पादन किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, जिसमें 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेमी से भी अधिक वर्षा का मतलब अधिक अनुकूलन बताएगी, जहां तंबाकू की फसल के लिए जलवायु की अपेक्षा जमीन अधिक निर्णायक परिबल है। चीन, ब्राज़ील, भारत एवं अमेरिका विश्व के तंबाकू उत्पादन एवं निर्यात करने वाले मुख्य 4 देश बताए गए हैं, जिसमें भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जो है वो तंबाकू उत्पादित करने के लिए मुख्य राज्य के रूप में माना गया है। जहाँ पे सबसे मेन बताया गया है कि गुजरात में खेड़ा आनंद के ज़िले में चरोतर प्रदेश, तो चरोतर प्रदेश, उसके अलावा आनंद, महसाणा, वडोदरा, पंचमहाल अधिक यहाँ पे तंबाकू की अधिक बुआई की जाती है, लेकिन यहाँ चरोतर प्रदेश याद रखना तंबाकू के लिए फेमस बताया जाता है। भारत में कुल बीड़ी तंबाकू उत्पादन जो है वो 80% गुजरात में ही होता है। तंबाकू का उपयोग गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट, सुगनी इन सब आदि में किया जाता है। तंबाकू का जो सेवन है, तो तंबाकू के सेवन करने से अर्थात इसको खाने से स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक माना गया है। गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध रखने वाले जो सिक्किम प्रदेश प्रथम माना गया, यानी ये कह सकते हैं कि तंबाकू खाने से क्या होता है तो स्वास्थ्य पर हानिकारक होता है, जिसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य है वो सिक्किम बताया गया है। फिर अगला पॉइंट है हमारा रबर। तो रबर जो है वो लेटेस्ट फूल के रबर के जो वृक्ष में से झरने वाले जो दूध या क्षीर होते हैं उसमें से रबर तैयार किया जाता है। तो रबर का बागानों में से एकत्र किए गए दूध में से एसिटिक एसिड मिलाकर धीमी आंच पर इसे गर्म कर रबड़ बनाया जाता है, जिसका उपयोग टायर, ट्यूब जैसे अनेक औद्योगिक उत्पादन में होता है। एवं गर्म एवं नमी युक्त जलवायु अर्थात अधिक जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर रबड़ की बागवानी कृषि होती है। बागवानी कृषि अर्थात मैं बता चुकी हूँ कि जो बगीचे के द्वारा उसकी देखभाल की जाती है, इस प्रकार से उसकी अधिक देख रेख में जो कृषि की जाती है उसे बागवानी कृषि कहते हैं। तो रबड़ जो है वो भी एक बागवानी कृषि है। विश्व में रबड़ उत्पादन में मलेशिया जो है वो प्रथम स्थान पर बताया गया है। भारत का मुख्य उत्पादन देशों में समावेश होता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एवं त्रिपुरा रबर का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य बताए गए हैं। अब हम जानेंगे औषधि एवं मसाला युक्त फसलें। तो जीरा है, सौंफ है, इसबगोल है के उत्पादन जो है वो गुजरात में विश्व में प्रथम स्थान पे है। तो ये हमको पॉइंट याद रखना है कि मसाले वगैरह जो होते हैं उसमें जीरा, सौंफ और इसबगोल जो है उसका उत्पादन पूरे विश्व में गुजरात में प्रथम स्थान पर किया जाता है।
इसके उपरांत जो धनिया है, मेथी है, राई है, अजवाइन है, इन सब का उत्पादन एवं निर्यात भारत में आगे है। यानी ये कह सकते हैं इन सब चीज़ों का निर्यात भारत में अधिक होता है, इसलिए भारत सबसे आगे माना गया है इसे इसका व्यापार करने के लिए, इसे निर्यात करने के लिए। विश्व के कुल मसाला उत्पादन में भारत का जो हिस्सा है वो लगभग 35 यानी 35% जितना हिस्सा बताया गया है। भारत की काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग आदि देश विदेश में खूब मांग रही है। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि भारत में काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग आदि जो है वो चीज़ों का उत्पादन हमारे भारत में सबसे अधिक होता है। इन्हीं चीज़ों से आकर्षित होकर विदेशी लोग हैं हमारे भारत देश में व्यापार करने आते रहे हैं। गुजरात में अश्वगंधा, तुलसी, करियाता, मीडियावल, सफ़ेद मुलसी, मधुनाशिनी, अशोक गरमर, लिंडी पिपर, फिर गिलोय, क्वारापाठा, ये जो फसलें बताई गई ये औषधि फसल हैं। तो ये औषधि फसल एवं सुगंधित फसलों में पुदीना, मेथोल, पाम रोजा, लेमन ग्रास, इन सब चीज़ों का समावेश किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा फसल, साग सब्जी एवं फूलों की खेती। तो विश्व में भारत फलों के उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय क्रम पे, यानी ये कह सकते हैं कि फलों का उत्पादन चीन में सर्वप्रथम होता है। यानी सबसे पहला जो राज्य बताया गया है देश वो है चीन, और दूसरे नंबर पे हमारा भारत देश आया हुआ है। भारत में केला, आम, सेब, अंगूर, नाशपाती आदि जो हैं फल, इन सब की खेती की जाती है, जिसमें केला तमिलनाडु में, गुजरात एवं महाराष्ट्र में, सेब जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो अंगूर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में अंगूर का जो उत्पादन की मांग की अपेक्षा कम होने से इसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं ऑस्ट्रेलिया में आयात करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि भारत में अंगूर का उत्पादन की मांग अधिक है, लेकिन यहाँ पर इसका उत्पादन कम होने की वजह से इसका हम आयात करते हैं, यानी इसे खरीदते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से अंगूर का आयात होता है। फूलों में देखा जाए तो जूही, मोगरा, गेंदा, गुलाब आदि की खेती हमारे भारत में होती है। इसके उपरांत विविध जो साग सब्जी भी हमारे भारत में इसकी खेती की जाती है। तो इस तरह से भारत में विविध प्रकार की फसलें की जाती हैं। अब हम जानेंगे कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार जो हुए हैं उस बारे में। तो पहले के समय में हंसिए हैं, कुदाल, फावड़े, हल, फिर बुवाई यंत्र एवं बैलगाड़ियों जैसे साधनों से कृषि का कार्य किया जाता था। जो अभी आज के समय में कुछ आधुनिक उपकरण प्रवेश किए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स है, ट्रेलर्स है, फिर रोटावेलर्स जो सबसे एकदम सामान्य बताया गया है। इससे गेहूं की कटाई के लिए जैसे पहले के समय में थ्रेसर एवं उसके बाद हार्वेस्टर जैसे आधुनिक उपकरण का उपयोग किया जाने लगा है। इसके सिवाय देखा जाए तो रासायनिक खादें, उन्नत बीज, फिर बीटी बीज, जंतुनाशक दवाएं, टपक सिंचाई और ग्रीन हाउस आदि जैसे उपयोग बढ़े हैं, जिसमें हम तकनीकी सुधार के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार तकनीकी सुधार किए गए हैं। तो सिंचाई के लिए पहले कोस, रहट का उपयोग होता था। अब जो देखा जाए तो पहले के समय में जिस प्रकार से कॉस और रहटर का उपयोग किया जाता था, उसी समय से आज के समय में सबमर्सिबल अथवा मोनो ब्लॉक पंप और सोलर पंप, टपक सिंचाई एवं फुहारा पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो देखा जाए तो DAP यानी डाई अमोनिया फास्फेट, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यूरिया, रासायनिक खाद, जैविक खाद, प्रवाही जैविक खाद और बायोटेक जैसे बीजों का उपयोग किया जाने लगा है। इसके अलावा किसान जो फसल की सुरक्षा करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवाएं तथा जैविक नियंत्रण का उपयोग करने लगा है। सरकार के द्वारा किसानों को रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा समाचार पत्र, फिर DD किसान चैनल, मोबाइल पर किसान SMS टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, जिससे उन लोगों को नई जानकारी और तकनीकी का मार्गदर्शन मिल सके।
फिर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संशोधन एवं जो नई तकनीक है उनका प्रचार प्रसार ग्राम सेवकों के द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है। सरकार ने प्रत्येक जिले में केंद्र पर किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की है गई है, जिससे किसानों को शिक्षण दिया जाए, जहां किसान प्रशिक्षित किए जाते हैं, यानी किसानों को इन सब चीज़ों का मार्गदर्शन दिया जाता है। गुजरात में कृषि मेले लगाए जाते हैं, जिनके द्वारा किसानों को जो अद्यतन जानकारी और मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी एवं कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जहां पर गुजरात में हमारे दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद एवं नवसारी में कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। वे कृषि के क्षेत्रों में नवीन संशोधन एवं कृषि विशेषण की तैयारी करते हैं। फिर इसके उपरांत कृषि क्षेत्र में संशोधन करने वाली कुछ संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत करती हैं, यानी कार्य करती हैं, जिसमें ICAR और DARE बताया गया है, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो संस्थागत सुधार किए गए हैं। तो संस्थागत सुधार में भारत में जमीन का जो मालिकाना है, कृषि ऋण एवं कृषि उत्पादनों की बिक्री में हुए सुधार को संस्थागत सुधार कहा जाता है। जैसे कि पहले के समय में जो किसान थे वो उनकी जो जमीन होती थी वो जमींदारों की जमीन में किसान काम करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, उसके बावजूद भी उन्हें उनकी मेहनत के हिसाब से उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता था। तो सरकार ने ऐसी जमींदारी जो प्रथा है उसे खत्म करके किसानों के शोषण को रोका है, जिसमें एक तरह से ये मान लीजिए कि आपको एक तरह से ये सूत्र दिया गया है कि जोते उसकी जमीन, अर्थात जो किसान जिस जमीन को जोतता है वो जमीन किसान की मानी जाएगी। तो कानून के द्वारा कृषक को जमीन का सही मालिकाना हक दिया गया है। फिर भू जोतों की मर्यादा कानून द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत एवं सरकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण भी दिया जाता है किसानों को क्रेडिट कार्ड के द्वारा, और राष्ट्रीयकृत एवं सरकारी बैंकों के द्वारा सभी किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। सरकार बीज, खाद तथा जंतुनाशक दवाओं को खरीदने के लिए किसानों को सरकार सब्सिडी और आर्थिक मदद भी कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को कृषि फसल का बीमा कवच भी दिया जाता है। इसके अलावा जो अकाल या अतिवृष्टि पड़ती है तो उस समय जो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, या अर्थात ये कह सकते हैं कि किसानों की उस समय में स्थिति जो दयनीय होती है, तो ऐसे समय में सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादन की बिक्री में कानून व्यवस्थाएं करके जो खुली नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है, जिसे व्यापक बनाया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को कृषि उत्पादन पोषण क्षम कीमती मिलती रहे, इसलिए सरकारी मंडलियां, खरीदी विक्रय संघ, सरकारी स्तर पर गोदाम, शीतगृह, परिवहन एवं दूर संचार की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें किसानों से कृषि उत्पादन द्वारा निश्चित पोषण क्षम सहायक भावों की खरीदी करने के लिए निम्न संस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें 3 संस्था दी गई है: भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, गुजरात तिलहन उत्पादक संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम। इसके अलावा अब हम जानेंगे हरित क्रांति के बारे में। तो हरित क्रांति अर्थात क्या, तो वो आगे हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हमारे देश में सन 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हुई, और उससे पहले का जो समय था तो वो समय ऐसी स्थिति बताई गई है कि जब भारत में अनाज की तीव्र कमी यानी तेजी से कमी हुई, और उस समय में जो हमारा भारत देश है जिसे हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, तो उस समय में जो ये कृषि प्रधान देश है इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अनाज की आयात उसे करनी पड़ी थी, अर्थात दूसरे देशों से उसे अनाज खरीदना पड़ा। तो ऐसी परावलंबी परिस्थिति के सामने हमारा देश काफ़ी समय तक लड़ा। बीजों की उन्नति, किस्में, रासायनिक खाद का बड़ा उपयोग, देश के किसानों का प्रचंड पुरुषार्थ, बिजली की व्यापक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा में सुधार आदि परिवल में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में हुए असाधारण जो बड़े
बढ़ते हुए को हम हरित क्रांति के रूप में जानते हैं। तो हरित क्रांति की ये एक तरफ से देखा जाए तो परिभाषा के रूप में होगी कि बीजों की उन्नति, किसमें रासायनिक खाद का बढ़ता हुआ उपयोग बताया गया है, किसानों में काफ़ी प्रचंड पुरुषार्थ आया है, बिजली की अच्छी सुविधा हुई है, सिंचाई की सुविधाओं में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो ये सारी जो सुविधाएं हुई इसे हम हरित क्रांति के रूप में जानेंगे। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादकों में वृद्धि करना, अर्थात कृषि जो फसल का उत्पादन करता है तो उनके उत्पादकों में वृद्धि होना, किसानों को अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद, जंतुनाशक का उपयोग करने में प्रेरित किया गया है एवं कृषि उपज में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता भी मिली है। हरित क्रांति से गेहूं एवं धान की फसल में उत्पादन में विक्रमजनक उत्पादन हुआ है, जिसमें जहां देश में पहले खाद्यान्न की कमी हुई थी, वहीं आज के समय में देखा जाए तो हमारे हरित क्रांति की वजह से हमारे देश में अनाज का पर्याप्त भंडार पड़ा हुआ है। एक समय जब अकाल भारत में उस कुछ समय के बाद आपदा में बदल गया था, तो हरित क्रांति के बाद उसे प्रभाव नहीं देखे, यानी ये कह सकते हैं कि जिस समय में भारत में अकाल पड़ा तो उस समय में जिस प्रकार से परिस्थिति बदली, तो हरित क्रांति के बाद ऐसे प्रभाव देखने को नहीं मिले हैं और इसीलिए हमें अनाज के जो सुरक्षित भंडार हैं, जो अकाल या पानी की कमी होने पर ऐसी परिस्थिति का हम लोग सामना कर सके हैं। तो अन्न के क्षेत्र में देश का जो स्वावलंबन हरित क्रांति का सीमा चिन्ह के रूप में एक ऐतिहासिक सिद्ध हुआ है। आज जो नकदी फसलों की बुवाई बढ़ने से दलहन एवं धान फसलों की बुवाई क्षेत्र में उत्पादन घटा है एवं इन्हीं फसलों का मतलब फसल का उत्पादन होने से जमीन में काफ़ी उपजाऊपन भी घटता जा रहा है। विश्व के देशों में कृषि के क्षेत्र में उन्नत तकनीक का उपयोग जो प्रगति की है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अब हरित क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा। अर्थात हमारे एक हरित क्रांति तो हमारे पास थी, इसके अलावा हमें ये कहा गया है कि इस प्रकार से जो फसलों और बुवाई का उत्पादन घटता जा रहा है, जमीन का जो उपजाऊपन घट रहा है और जो उन्नत जो तकनीक है उनका उपयोग करके हमें क्या करना पड़ेगा, तो दूसरी हरित क्रांति के लिए फिर से तैयार होना पड़ेगा। अब हम जानेंगे भारत अर्थतंत्र में कृषि के योगदान। तो कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र पर जो भार था वह अब कम हुआ है। इसके बावजूद अर्थतंत्र में इसका काफ़ी योगदान महत्वपूर्ण है, जैसे कि यह देश के लगभग आधे लोगों को रोजगार देती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन GDP का लगभग 17% भाग रखता है। भारत के महत्वपूर्ण जो कृषि उत्पादन चावल है, गेहूं है, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू आदि, आलू वगैरह जो हैं, इसके निर्यात से हमारे भारत में काफ़ी विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। कृषि उपज में उत्पादन में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर आया हुआ है, इसलिए इसे कृषि प्रधान देश भी कहा गया है। सूती कपड़ा है, चीनी, कागज, तेल आदि जो हैं सामग्रियां, इन प्रकार के जो उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो भी हमारे कृषि से ही उपलब्ध होता है। कृषि से भारत के लोगों को भोजन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अनियमित और अनिश्चित वर्षा एवं सिंचाई के जो क्षेत्र में अल्प सुविधा के कारण जो कृषि के क्षेत्र में विश्व बाजार में भारत का प्रदर्शन सातपूर्ण नहीं रहा है। ये बताया गया है कि एक तरफ से देखा जाए तो कृषि मतलब भारत के जो लोग हैं उन्हें भोजन तो इसी कृषि से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ अनियमित और अनिश्चित वर्षा और सिंचाई के कुछ अभाव हैं, अभी भी जो अच्छी सिंचाई होने की सुविधा नहीं हो पा रही हैं, उसकी वजह से अच्छी फसल ज़्यादा फसल ना होने के रीज़न से विश्व में पूरे विश्व में बाजार की स्थिति से देखा जाए तो भारत का प्रदर्शन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। अनाज का संरक्षण, तो आज किसी भी देश के लिए अन्न सुविधा आवश्यक है। यदि अनाज की मांग बढ़ती है तो अन्न बड़े पैमाने पर आयात करनी पड़ती है, तो उस देश की जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि आज किसी भी देश में अन्न की सुविधा आवश्यक है, तो मतलब अन्न की सुविधा सबसे ज़रूरी है, तो अन्न की मांग भी बढ़ेगी। तो इसलिए कहने का अर्थ ये है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी हरित क्रांति के कारण हमें स्वावलंबी बनना चाहिए अपने देश में, यानी अनाज की इस प्रकार से उसका फसल का उत्पादन करना चाहिए ताकि हमें अनाज के लिए आयात ना करनी पड़े।
क्योंकि अनाज का आयात करने से जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अनाज उत्पादन में वृद्धि के साथ देश की जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है और सन 1951 में देश की जो जनसंख्या 36 करोड़ 10 लाख थी, परंतु आज देखा जाए तो 125 करोड़ से भी अधिक है। इससे अनाज की मांग सतत बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमें हमारे देश में ही अनाज की उत्पादन करना चाहिए, हरित क्रांति के द्वारा स्वावलंबी बनना चाहिए। इसके बावजूद हमारे देश में पिछले 5 वर्षों में अनाज का उत्पादन बढ़ा, जो सन 1950 और 51 में भारत में 51 करोड़ टन अनाज उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 2013-14 में विक्रम स्तर पर देखा जाए तो 265.4 करोड़ टन हुआ है। और आज हमारे पास इतना अनाज है कि न्यूनतम आवश्यकता भी हम पूरी की जा सकती है। इस भंडार को हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए, इसमें हमें हमेशा वृद्धि करना आवश्यक है। और इस भंडार को बनाए रखना और इसमें वृद्धि करना इसलिए आवश्यक है ताकि आने वाले कभी भी ऐसा समय आए कि अकाली अनाज के कम उत्पादन के समय अगर अनाज की तंगी हो तो उस तंगी को हम रोक सकते हैं। अनाज के गोदामों में रहे अनाज को सुरक्षित रखने की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उसे अपनाकर अनाज को बिगाड़ होने से हमें बचाना चाहिए। यह अनाज हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त दे करके भूख मिटाई जा सकती है। अनाज का बिगाड़ रोकना समय की एक आवश्यक मांग है। अनाज के जो संग्रह एवं प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ़ करने अत्यंत आवश्यक बताई गई है, जिसमें सरकार खाद्य सुरक्षा कानून द्वारा गरीबी तक आज अनाज पहुंचाने की व्यवस्था एक अच्छी शुरुआत की गई है। जिसमें अब हम देखेंगे भारत की कृषि पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा है वो, तो भारत का किसान अपनी कृषि उपज को वैश्विक बाजार में बेचकर फायदा प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से कृषि के क्षेत्र में वैश्वीकरण नीति अमल में लाई गई है, जिसमें वैश्वीकरण के कारण कृषि के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आए हैं। जैसे कि कृषि फसल की जो आयात निर्यात है, अर्थात ये कह सकते हैं व्यापार करने की जो प्रक्रिया है वो सरल बन चुकी है। गुजरात में कपास है, काली मिर्च, तिल चीन के बाजार में एवं विश्व के विविध फल भारत के बाजारों में भी मिल रहे हैं। तो वैश्वीकरण से भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विक्रय किए जाते ऊंची कीमत की जेनेटेक्निक यानी मॉडिफाइड बीटी बीज जो आए हुए हैं, जिससे कृषि का जो खर्च है वो बढ़ रहा है, परंतु कपास एवं मक्के की जो उत्पादन इससे वृद्धि भी देखने को मिली है। आयात सरल होने से हमारे घरेलू कृषि उत्पादन को यहाँ स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ उत्पादनों को वैश्विक बाजार मिलने से उनके पेटेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार जो विश्व बाजार की हमारी गुणवत्ता युक्त कृषि उपजों का पेटेंट देश में के नाम कराना आवश्यक है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें इस प्रकार से यानी दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत भी करनी पड़ेगी, जिसमें भारत को कृषि के क्षेत्र में होने वाली स्पर्धा का सामना करने के लिए नवी तकनीक अपनाकर गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। कृषि क्षेत्र के जुड़े लोगों की आर्थिक उन्नति एवं सदस्यता को बढ़ाने के लिए योजनापूर्वक हमें कदम उठाने होंगे। बढ़ती हुई जो जनसंख्या है एवं भविष्य में जो बढ़ने वाली कृषि उपज की मांग के साथ साथ आर्थिक प्रगति की विकास यात्रा को बनाए रखने के लिए हमें फिर से यानी द्वितीय हरित क्रांति के लिए कुछ ठोस व्यूह रचना बनानी आवश्यक